गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज शुरू करते हैं कि किस प्रकार से जो अंग्रेजी अधिकारी थे वो यहाँ के नवाब बन बैठे थे, यहाँ की शासन व्यवस्था के ऊपर वो राज कर बैठे थे। तो उससे पहले हम देखते हैं कि नवाब की क्या समस्या थी, क्या शिकायत थी कि 1773 में जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने कहा था कि जो इंग्लिश व्यापार था उसमें उन्होंने सबसे पहले ये व्यवस्था की थी, वैन दे फर्स्ट कम इन टू द कंट्री, जब वो भारत के अंदर व्यापार के लिए आए थे तो उन्होंने सरकार से प्रार्थना की थी, सरकार से प्रेयर की थी कि वो उनको थोड़ी सी जगह, एक पॉइंट दे दें जहाँ पर वो व्यापार कर सकें। और उस व्यापार के लिए उन्होंने उनसे फैक्ट्री डालने की एक थोड़ी सी ज़मीन मांगी थी। लेकिन धीरे धीरे जैसी शासन व्यवस्था में परिवर्तन आता रहा, उन्होंने उस फैक्ट्री की जगह बड़े बड़े महल बनाना शुरू कर दिए। महल के अंदर बड़े बड़े उन्होंने किलों का निर्माण कराया, सैनिकों को वहाँ खड़ा करना शुरू कर दिया। वहाँ की व्यवस्था में उन्होंने सैनिकों के साथ तोप का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और गड्ढों का जो निर्माण किया था वो इस प्रकार से किया कि वो सारे के सारे नदियों में जाकर मिलने लगे थे। उन्होंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा पैसे यहाँ से लूट लिए और लूट खसोट करके वापस जाने लगे थे। अब हम देखते हैं इसमें कि जो वो कंपनी के अफसर थे वो किस प्रकार से एक नवाब बन गए और नवाब बनकर उन्होंने क्या व्यवस्था वहाँ की थी। व्हाट डिड इट मीन टू बी द नवाब्स, इसका मतलब क्या है कि नवाब क्या होते हैं। इट मीन ऑफ कोर्स दैट इट कंपनी एक्वायर मोर पावर एंड अथॉरिटीज़, कि जो कंपनी थी उसके पास बहुत ज़्यादा पावर और ज़्यादा रिक्वायर की ज़रूरत थी, अब उनके पास पावर आने लगी थी। बट इट आल्सो मीन समथिंग ईजली, लेकिन ये इतना सब कुछ जो था ये इतना आसान था। इट्स कंपनी सर्वेंट बिकम टू हैव विजन फॉर लिव लाइक ए नवाब्स, जो वहाँ के अधिकारी थे, जो वहाँ के व्यक्ति थे, वो वहाँ एक नवाबों की तरह सपने देखने लगे थे, एक ख्वाब देखने लगे थे कि वो उस कंपनी के एक नवाब बन गए हैं और उसके रूप में वो वहाँ कार्य करने लगे हैं। चलिए आगे देखते हैं। After the Battle of the Plassey, the actual Nawab of Bengal were forced to give land and vast sum of money and personal gift of a company officer, कि जो वहाँ पर लड़ाई हुई थी प्लासी के युद्ध के बाद, उन नवाबों को उन्होंने ज़बरदस्ती फोर्स किया कि वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा उन अफसरों को, सरकारी कंपनी को दें। अगर नहीं देते थे तो उनकी ज़मीन को उनसे हड़प लिया जाता था। इसके बाद जब खुद रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में ही बेमिसाल दौलत जमा कर ली थी और जिसके तहत उन्होंने 1743 में जब उनका आगमन हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले वो 1743 में भारत आए, तब वो मद्रास में चेन्नई में आए थे और मात्र 18 साल में उन्होंने 1767 में ही उन्होंने 2 बार गवर्नर जनरल बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुए। और यहाँ से उनकी दौलत जो थी वो 102 पौंड के आसपास के बराबर रखी गई थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर ने अपने पूरे कार्यकाल में कंपनी के अंदर जो चेक करने के लिए आए थे, ये आए थे कि इसके अंदर कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है, कहीं कोई ज़्यादा पैसे लेकर कार्य तो नहीं करता है। लेकिन खुद ही उनको कुछ समय के बाद इस बात पर सफाई सरकार को देनी पड़ी कि उनके पास इतनी संपत्ति कहाँ से आई, और उनके ऊपर खुद ही 1774 के अंदर आरोप लगाया गया कि उन्होंने ये जो रकम खरीदी गई है वो खुद भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त थे। चलिए आगे देखते हैं। However, not the company official success in making money like a क्लाइव, तो उन्होंने बताया था कि जो कंपनी के सभी अधिकारी अफसर लाइव की तरह धन इकट्ठा नहीं कर पाए, बिकॉज क्योंकि वो मानते थे कि वो थोड़ा बहुत धन कमा लें और उसको कमाकर वापस इंग्लैंड चले जाएं और वहाँ पर रहकर अपने शान और शौकत की ज़िंदगी जीते रहें, उनको किसी प्रकार की समस्या का सामना इस प्रकार ना करना पड़े। इसके अलावा उन सभी भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं है। उसमें बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे, उनकी लेकिन भारत में ठीक ठाक पैसा कमाए और वापस लौट जाएं, जो जीते धन देकर वापस लौट आए, उन्होंने बड़े शान से अपनी ज़िंदगी जी और बड़े शान के साथ अपने आप की शासन व्यवस्था को यहाँ कायम उन्होंने रखा था। अब हम देखते हैं कंपनी रूल द एक्सटेंड, कि एक्सपेंड किस प्रकार कंपनी ने अपनी जो शासन व्यवस्था थी उसको किस प्रकार से बढ़ाया, वो अपने आप को किस प्रकार से बढ़ाने में कामयाब हुई।
जब 1757 से 1800 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखा तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई, जिसमें क्या था कि जो वहाँ के अनजान इलाके थे वो सीधे के सैनिक हमले पर आया प्रयोग नहीं करते थे। कंपनी रेयर लॉन्च इन ए मिलिट्री अटैक ऑन अननोन द टेररिस्ट्री, जहाँ पर चीज़ें अनजान थी उनके ऊपर वो सीधा अटैक नहीं करते थे। इट यूज ए वर्टिकल ऑफ पॉलिटिकल्स इकोनॉमी एंड diplomatic methods of the extent in the influence before the engaging on Indian kingdom। जो वहाँ की शासन व्यवस्था थी तो वो क्या करते थे, भारतीय रियासत के अधिग्रहण जितने भी राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीति था उन साधनों का इस्तेमाल करके वो यहाँ कार्य करते थे। आफ्टर ऑफ बैटल बक्सर के युद्ध के बाद 1764 में द कंपनी अपॉइंट द रेजिडेंस इन इंडिया स्टेट, उन्होंने खुद का ही यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ अपनी खुद की शासन व्यवस्था के तहत अपना खुद का ही रहन ठिकाना यहाँ बना लिया। दे वर पॉलिटिकल्स और कॉमर्शियल एजेंट एंड देयर जॉब वांट टू सर्वल एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ ए कंपनी, कि वो जहाँ वो कार्य कर रहे थे उन्होंने अपने हितों के लिए, अपनी रक्षाओं के लिए आगे बढ़ना चाहा और रेजिडेंस के माध्यम से कंपनी अधिकारियों को सरकार के भीतर मामलों में दखल देने लगे थे। अब वो क्या करते थे कि जो सरकार के कार्य होते थे उनके तहत भी वो यहाँ कार्य करने लगे थे, यहाँ रहकर वो सरकार के तहत ही कार्य करते थे। जो रियासतें बंदोबस्त मान लेती थी, मतलब जिस नियम के तहत वहाँ शासन व्यवस्था को जो व्यक्ति मान लेता था, जो राजा मान लेता था, उसका वो क्या करते थे, उनको स्वतंत्र सेना दे देते थे और उस स्वतंत्र सेना को वो अपनी मर्जी से कार्य करने नहीं देते थे। उस स्वतंत्र सेना में उन्हें सुरक्षा मिलती थी, सुरक्षा प्रदान के बदले उन्हें वहाँ को सहायक सेना भी मिलती थी। वो सहायक सेना जो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी थी। अगर भारतीय शासक की रकम आमदनी नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनको कुछ पैसा अंग्रेजी सरकार को वहाँ पर बदौलत देना पड़ता था। अगर जो भी शासन व्यवस्था, जो भी सरकार वहाँ की पैसे ना लौटा पाती थी, उनको वो ज़बरदस्ती अपने शासन में मिला लेते थे। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें उसी समय के जब रिचर्ड वेल्जी गवर्नर जनरल जो 1798 से 1805 थे, उस अवध के नवाब थे और 1801 पर उसने अपना आधा इलाका कंपनी को सौंप दिया, क्योंकि वो उन सैनिक के लिए पैसा अदा नहीं कर पाई। और इसी तरह वहाँ के कई और सिमिलर राज्य जो हैदराबाद के राज्य थे उनको भी इन्होंने ज़बरदस्ती अपने अंदर शामिल कर लिया था या इसके अंदर इन्होंने मिला लिया था। ये थे हमारे वो चीज़ें जहाँ पर एक अंग्रेजी शासन व्यवस्था किस प्रकार से कार्य कर रही थी। जो वहाँ पर रेजिडेंट होते थे वो किस प्रकार से ताकत होती थी, उनकी रेजिडेंट की पावर क्या थी। जो रेजिडेंट की पावर वहाँ थी इसके बारे में इकोनॉमिक्स जो जेम्स मिल थे उन्होंने बताया। वो एक पॉलिटिकल्स भी हैं, फिलोसफी भी हैं और इकोनॉमिक्स भी हैं। उन्होंने बताया था कि जो ये दरअसल जो रेजिमेंट्स होते थे वो राजा ही होते थे एक तरह के, और वो हस्तक्षेप की मनाही के निषेधाज्ञा, जो हमारे वहाँ निर्देश देने का जो काम है उसका कार्य यहाँ वो करते थे, निर्देश देते थे लोगों को अपने कार्य को वहाँ करने के लिए। और जब तक राजा उसके पूरे अधीन कार्य करता था तो ब्रिटिश सरकार का उसे माफिया या उसके काम के तहत उनको वहाँ रखा जाता था। और जो राजा इनके काम करने से मना कर देता था, दखल अंदाजी करता था, तो उसको वो हर तरह से किसी न किसी तरह बाहर निकाल देते थे और उस प्रक्रिया में उन सबको किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता था और वो पूरी उथल पुथल से वहाँ व्यवस्था को खराब कर देते थे। बाकी का देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।